गुड इवनिंग सर। सर कैसे हैं आप सब? हम अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल फैंटेस्टिक। देखिए, हम लोग कुछ क्लास मेंबर्स, आज हमने एक फ्री डेमो लिंक दिया हुआ है क्लास में। कुछ नए साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जो भी नए साथी हमारे साथ क्लास में हैं, वेलकम। और मैं आपको बताता हूं कि हम लोग यहाँ सीआरपीसी का अध्ययन कर रहे हैं, और सीआरपीसी के सेक्शन 311 ए तक हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, और आज हम उससे आगे के कुछ सेक्शन कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप जब सभी जो नए साथी हैं वो कृपया करके क्लास में बने रहें और समझने का प्रयास करें, ठीक है? तो सेक्शन 312 जो सीआरपीसी है वो बात करता है एक्सपेंसेस ऑफ कंप्लेनेंट्स एंड विटनेसेस। ये कह रहा है कि सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एनी क्रिमिनल कोर्ट में, इफ इट थिंक्स फिट, order payment on the part of government of the reasonable expenses of any complainant or witnesses attending for the purposes of any inquiry, जी, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग बिफोर सच कोर्ट अंडर दिस कोड। तो 312 ये बताता है कि परिवादियों और साक्षियों के जो व्यय होंगे, जो खर्चे होंगे, उनके विषय में 312 व्यवस्था करता है। और चूंकि यहाँ मे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मे में ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है कि यदि वो उचित समझता है तो उसका जो गवाह आया है या परिवादी आया है, तो उसका स्टेट गवर्नमेंट को आदेश कर सकता है कि उसके खर्चे दिलाए जाएं। उसके खर्चे का मतलब क्या है कि उसका आने जाने का व्यय, है ना। और यदि कोई सैलरीड है तो एक दिन का उसका जितना वेतन का हिस्सा बैठता है वो भी उसे दिलवाया जा सकता है। तो 312 कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा बने गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, तो राज्य सरकार इस संबंध में नियम बनाएगी, और उनके अध्याधीन रहते हुए 312 जो है सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि कोई न्यायालय ठीक समझता है तो, ठीक समझता है तो ये क्या है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है न्यायालय की। यदि उसके विवेक से ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ वास्तव में इसको खर्चा दिलाया जाना चाहिए, तो वहाँ न्यायालय ऐसा आदेश ठीक समझने पर कर सकता है। क्या? तो वह ऐसे न्यायालय के समक्ष इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन से हाजिर होने वाले किसी परिवादी या साक्षी के उचित व्यय के राज्य सरकार द्वारा दिए जाने के आदेश पारित कर सकता है। तो उचित व्यय का मतलब क्या है? उचित व्यय का मतलब ये है कि जो उसका रीजनेबल कॉस्ट है वो दिलाई जा सकती है। आप वहाँ ये क्लेम नहीं कर सकते आगे कि सर मैं तो वंदे भारत ट्रेन से आया था तो मेरे तो वंदे भारत का टिकट दिलवाइए आप। नहीं, आपको साधारण जो ट्रांसपोर्ट है उसका व्यय मिल सकता है आने जाने का। क्लियर है भाई? वंदना सोनी हमारे साथ जी जुड़ी सर। हुई हैं। वंदना जी, वंदना जी अपना माइक खोलिए। तो सर क्या इसको कॉस्ट की कैटेगरी में भी रख सकते हैं? भाई न्यायालय ने कॉस्ट लगाई या वे वाला अलग ये नहीं, 312? वो कोस्ट, तो देखिए कोस्ट एक अलग चीज़ थी। यहाँ ये जो है ये खर्चे दिलाए जा रहे हैं, एक्सपेंसेस दिलाए जा रहे हैं, और राज्य सरकार से दिलाए जा रहे हैं। वहाँ तो कोस्ट तो उनसे जो पक्षकार हैं उनसे एक दूसरे को दिलाई जाती है, ठीक है ना। हाँ, नमस्ते वंदना। आपका माइक काम नहीं कर रहा क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, माइक ऑन नहीं हो पा रहा है आपका। वेलकम। आप तो हमारे क्लास से पहले से जुड़ी हुई हैं जी। चलिए, नेक्स्ट सेक्शन जो बात करता है 313, ये आपने बहुत बार सुना होगा न्यायालय की प्रोसीडिंग्स में। 313 का बयान, तो 313 का बयान किसका? पावर टू एग्जामिन द एक्यूज। जो अभियुक्त है, जिसके ऊपर अभियोग लगा हुआ है, जिस पर मुकदमा चल रहा है न्यायालय के समक्ष, उसको एक्यूज कहा जाता है। उसका बयान जो है वो न्यायालय अपने सामने रिकॉर्ड कर सकता है। कब? सामान्यतः कब किया जाता है 313 का बयान, अमित? सामान्यतः सर जो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस हो जाता है कंप्लीट,
तब उसके बाद कराया जाता है। हाँ, लेकिन कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है 313 का उपधारा 1 सब सेक्शन 1 कह रहा है, इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग द अक्यूज्ड पर्सनली टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टांसिस अपियरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम द कोर्ट, ये कह रहा है मे एट एनी स्टेज, ये कह रहा है एट एनी स्टेज, किसी भी प्रकरण में किया जा सकता है। लेकिन एक व्यवस्था बनी हुई है, एक परंपरा बनी हुई है। तो परंपरा ये बनी हुई है कि जब प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस क्लोज कर देता है तब 313 का बयान रिकॉर्ड किया जाता है, और 313 के बयान में ये पूछा जाता है कि क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे। तो यदि वो यस कहता है तो फिर मामला जो है वो कहाँ चला जाता है? डिफेंस एविडेंस में चला जाता है। और यदि वहाँ वो मना कर देता है कि नहीं सर मुझे कोई सफाई प्रस्तुत नहीं करनी है, तो फिर वो डिफेंस एविडेंस में ना जाके फिर मामला कहाँ चला जाता है? कल्पना, अगर डिफेंस एविडेंस में नहीं है तो प्रोसिक्यूशन का ही होगा, और नहीं, प्रोसिक्यूशन नहीं है तो फिर फाइनल है। प्रोसिक्यूशन तो अपनी एविडेंस क्लोज कर चुका ना अमित। तो ऐसी अवस्था में मामला, डिफेंस एविडेंस क्लोज होने के बाद तो फाइनल आर्गुमेंट में आ जाएगा। हाँ, फिर आर्गूमेंट के स्टेज पे मामला चला जाता है। अगर डिफेंस ने कोई एविडेंस देनी है तो डिफेंस एविडेंस में चला जाएगा, और डिफेंस यदि डिक्लाइन कर देता है कि मुझे कोई अपना सफाई नहीं देनी है, तब वो आर्गूमेंट्स के स्टेज पे चला जाएगा। जी, तो उपधारा ए इसकी कह रही है मे एट एनी स्टेज विदाउट प्रीवियसली वार्निंग द अक्यूज, इसमें वार्निंग देने की भी आवश्यकता नहीं है। पुट सच क्वेश्चंस टू हिम एज द कोर्ट कंसिडर्स नेसेसरी, ये कह रहा है कि किसी प्रकरण में अभियुक्त को पहले से चेतावनी दिए बिना उससे ऐसे प्रश्न कर सकता है जैसे न्यायालय आवश्यक समझे। और बी पार्ट कह रहा है शेल आफ्टर द विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन हैव बीन एग्जामिन्ड एंड बिफोर ही इज कॉल्ड ऑन फॉर हिज डिफेंस क्वेश्चन हिम जनरली ऑन द केस। और ख पार्ट कह रहा है, ए पार्ट में तो बता दिया कि किसी भी स्टेज पे पूछ सकता है, और बी पार्ट वो बात बता रहा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है कि अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा किए जाने के पश्चात और अभियुक्त से अपनी प्रतिरक्षा करने की अपेक्षा किए जाने के पूर्व उस मामले के बारे में उससे साधारणतः प्रश्न करेगा। तो ये बी वाला पार्ट आ गया। ए वाला पार्ट जो है आपको स्वतंत्र कर रहा है कि आप किसी भी प्रकरण में करें, और बी वाला पार्ट आपको रेगुलेट कर रहा है कि आप सामान्यतः उसको कब करेंगे, जबकि प्रोसिक्यूशन अपना गवाही को फिनिश कर चुका है और उससे बचाव की अपेक्षा किए जाने से पूर्व। जी, यहां तक कोई दिक्कत भाई किसी को क्लास में? जी सर ये प्रूफ ऑफ बर्डन है, ये मोस्टली जो स्टेट के केस होते हैं उनमें तो प्रोसिक्यूशन पे ही होता है, लेकिन कुछ मैटर ऐसे होते हैं कि प्रूफ ऑफ बर्डन वो होता है डिफेंस के ऊपर, एक्यूज के ऊपर, कि वो बताए। तो वहां पे तो लाइबिलिटी अगर देखी जाती है तो लाइबिलिटी अगर चेंज हो जाती है, क्योंकि लाइबिलिटी प्रूफ की ये केस में स्थित नहीं होती है, ये बदलती रहती है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है शिफ्ट होता रहता है। अगर प्रूफ ऑफ बर्डन वो नहीं करता है तो जी 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 जी, चलिए अब इसका प्रोविजो देख लेते हैं। प्रोविजो क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्रोवाइडेड दैट इन अ समन केस वेयर द कोर्ट हैज डिस्पेंस्ड विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड, इट मे आल्सो डिस्पेंस विद हिज एग्जामिनेशन अंडर क्लॉज बी। कह रहा है कि परंतु किसी समन मामले में जहां न्यायालय ने अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे दी है, तो वहां वह खंड ख के अधीन उसकी परीक्षा से भी अभिमुक्ति दे सकता है। तो जहां उसकी पर्सनल अटेंडेंस से उसको मुक्त किया हुआ है, तो वहां न्यायालय जो है उसकी 313 के बयान से भी उसको अभिमुक्ति दे सकता है। ठीक है। उपधारा 2 कह रही है कि नो ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू द अक्यूज्ड व्हेन ही इज एग्जामिन्ड अंडर सब सेक्शन 1। देखिए, ये प्रीलिम्स में पूछा जाने वाला एक बड़ा अच्छा सवाल हो सकता है कि क्या 313 का जो बयान लिखा जाता है, 313 के बयान को लिखे जाने के लिए क्या उसको शपथ दिलाई जाएगी? तो उपधारा 2 कह रही है कि नहीं। जब अभियुक्त की उपधारा 1 के अधीन परीक्षा की जाती है तब उसे कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी। तो ये ऑन ओथ नहीं होता है 313। ठीक है।
नंबर 3 कह रहा था क्या 313 पे साइन भी मस्ट है सर एक्यूज के? साइन तो सामान्यतः कराए जाते हैं 313 पे, भाई उसका बयान है, जी जी जी। जब तक हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक बयान की क्या वैल्यू है। कोरा कागज पे आप कुछ भी लिख लीजिए, है ना। अब नंबर 3 देख लीजिए। नंबर 3 कह रहा था एक्यूज शैल नॉट रेंडर हिमसेल्फ लायबल टू पनिशमेंट बाय रिफ्यूजिंग टू आंसर सच क्वेश्चंस और बाय गिविंग फॉल्स आंसर टू देम। कह रहा अभियुक्त ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने से इनकार करने से या उनके मिथ्या उत्तर देने से दंडनीय न हो जाएगा यदि उसने 313 के अंतर्गत किसी सवाल का जवाब नहीं दिया या एक बार कुछ झूठ दे दिया, झूठ बोल दिया कुछ, तो उसके मात्र उत्तर ना देने या झूठा उत्तर देने से वो पेनल्टी के लिए लायबल नहीं हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? जी सर। नंबर 4 कह रहा था द आंसर्स given by the accused may be taken into consideration in such inquiry or trial and put in evidence for or against him in any other inquiry into or trial for any other offense which such answers may tend to show he has committed। और ये कह रहा है उपधारा 4 कि अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों पर उस जांच या विचारण में विचार किया जा सकता है और किसी अन्य ऐसे अपराध की जिसका उसके द्वारा किया जाना दर्शाने की उन उत्तरों की प्रवृत्ति हो, किसी अन्य जांच या विचारण में ऐसे उत्तरों को उसके पक्ष में या उसके विरुद्ध साक्ष्य के तौर पर रखा जा सकता है। ये उपधारा 4 कह रहा है। क्लियर है? नमक अगर प्रश्न तुमने हाउस ब्लड प्रेशर और ज्यादा बात के संबंध हो जाता कुछ बोल रहे हैं सज्जन, एक बार रिपीट कीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो, हम लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं, अपने क्षमता है उसको ही कर। इनका माइक खुला हुआ है, ये हमसे बात कर रहे हैं या कहीं और बात कर रहे हैं? जी, भाई क्लास में कुछ नए साथी जुड़े हुए हैं, जो पहली बार कोई क्लास में जुड़ा हो तो एक बार अपना कोई परिचय देने का प्रयास करें। आदेश 333 नाम की एक आईडी नज़र आ रही है मुझे। आदेश जी कहाँ से हैं आप? प्लीज ओपन योर माइक। आदेश। हेलो सर। जी जी, हेलो जी सर। कहाँ से हैं आदेश जी? सर मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। मोस्ट वेलकम। मुजफ्फरनगर से हूँ सर। अच्छा, वकालत कर रहे हैं कि अभी एलएलबी कर रहे हैं? थैंक यू। नहीं सर, मेरी प्रैक्टिस चल रही है सर। अच्छा, क्रिमिनल साइड कर रहे हैं कि सिविल साइड कर रहे हैं? क्रिमिनल है सर। बहुत बढ़िया, चलिए स्वागत आपका क्लास में। तो नंबर 4 समझ आ गया भाई। मुगले आजम जी सर। कैसे हैं आप? ओह सॉरी। क्या हुआ? मैंने सोचा मेरा वीडियो ऑन हो गया। कोई बिल्कुल बात सर, समझ में आया सर। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा सर इसमें। जी। जैसे ऊपर अभी हमने पढ़ा है कि जो ध्रुवी जो पढ़ा था सेक्शन 1 का बी का, कि जो सम्मान केस है उनमें वो अभिमुक्ति दे सकता है। तो सर अब ये सेक्शन 4 पढ़ रहे हैं हम, कई बार क्या होता है कि सम्मान केसेस में जज साहब 315 एक की एप्लीकेशन मांगता है, 315 की एप्लीकेशन ले आओ। तो वो एक तरह से एक्यूज का क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, खुद कोर्ट करती है। तो जो स्टेटमेंट 315 की एप्लीकेशन के तहत दी जाती है और जज साहब जो भी क्वेश्चंस करते हैं, तो सेक्शन 4 में वही क्वेश्चंस की बात हो रही है ना, कि वो उसके खिलाफ में पढ़े जाएंगे या उसके फेवर में पढ़े जाएंगे इन सम अदर केस। नहीं, ये तो 313 की हम पढ़ रहे हैं। 315 में तो जो एक्यूज आएगा वो बतौर गवाह प्रस्तुत हो सकता है। 315 तो ये बात करता है। और 315 में जो उसका साक्ष्य, मैं वही, हाँ 315 में जो साक्ष्य होगा वो ओनोथ होगा। 313 में जो साक्ष्य है वो ओनोथ नहीं है।
बहुत होता है, ये तो मुझे भी पता है सर। हाँ हाँ। तो ये जो 4 वाली बात हम पढ़ रहे हैं, ये 313 में जो उसके बयानात आए हैं, जो उनसे सवाल जवाब हुए हैं, वो वहाँ की बात हो रही है। 315 जब पढ़ेंगे, ठीक है 315, सर। हाँ जी, जैसा 313 में हम जनरली लिखवाते हैं, हाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखवा दिया, आपके खिलाफ शहादत में ये आया, सो एंड सो दस्तावेज आए और एग्जिबिट सो एंड सो जो भी दस्तावेज आए हैं, इस बारे आपको क्या कहना है, तो वो डिनाई करता है उसको। फिर सेकंड क्वेश्चन ये है कि गवाह ने गवाही क्यों दी, फिर हम उसका आंसर देते हैं गवाह झूठ बोलते हैं, झूठे वट एवर। फिर हाँ तीसरा क्वेश्चन एक स्पेशली ये पूछता है, जैसे आप अपनी शहादत सफाई में कुछ कहना चाहेंगे हाँ जो स्पेसिफिक है, हाँ जो वो अपनी शहादत सफाई में अपने फेवर में जो भी कुछ कहना चाहेगा, हाँ। वो जो स्टेटमेंट कोर्ट रिकॉर्ड करेगी, ये उसकी बात कर रहा है ना सर। नहीं, ये तो अभियुक्त द्वारा इसमें जो भी आंसर है वो कुछ भी हो सकता है। वो तो शहादत सफाई वाला पोर्शन तो लास्ट में ये पूछा जाता है कि भाई आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे, कोई एविडेंस देना चाहेंगे, तो वहाँ यस नो किया जाता है। अगर यस किया तो हमारी एविडेंस में मैटर चला जाएगा, और अगर हम नो करके खड़े हो गए तो मामला फाइनल आर्गूमेंट्स की तरफ मूव कर जाएगा, जी है ना। जनरली जी अमित, आपके माइक, भाई आप कहना चाहेंगे। जी जी। इसमें सर इसका जो थोड़ा सा वाइड क्राइटेरिया है, हाँ इसमें 2 लाइनें निकलती हैं 313 के जो 4 में आ रहा है कि भाई या तो जो एक्यूज का स्टेटमेंट है वो एक्यूज के फेवर में जा रहा है, हाँ, तो उसको फिर 315 की कैटेगरी में तो आएगा ही नहीं। ना ना, ठीक है? 315 एक तो वो डिफरेंट। तो उसमें एक तरह से बरी होने की तरफ चला जाएगा उसके एक स्टेटमेंट में, और अगर उसके खिलाफ जा रहा है तो किसी अन्य केस में भी कहा है कि अन्य केस में उसके खिलाफ या उसके पक्ष में या विपक्ष में उसको यूज किया जा सकता है, उसके तौर पर रखा जाता है। जी जी इसका जी, वाइड है, थोड़ा इतना छोटा नहीं है बिल्कुल। जितना हम समझ रहे हैं। चलिए उपधारा 5 देखते हैं। उपधारा 5 2008 से इंसर्टेड की गई है 313 में। उपधारा 5 2008 से पहले नहीं थी। उपधारा 5 कह रही है द कोर्ट मे टेक हेल्प ऑफ प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस काउंसिल इन प्रिपेयरिंग रिलेवेंट क्वेश्चंस which are to be put to the accused, and the court may permit filing of written statement by the accused as sufficient compliance of this section। तो उपधारा 5 कह रही है कि न्यायालय उन सुसंगत प्रश्नों जो अभियुक्त के समक्ष किए जाने हैं को तैयार करने में अभियोजक तथा प्रतिरक्षा अधिवक्ता की सहायता ले सकेगा, तथा न्यायालय इस धारा के पर्याप्त अनुपालन के रूप में अभियुक्त द्वारा लिखित कथन दाखिल किए जाने की अनुज्ञा भी दे सकेगा। 313 के संबंध में अगर कोई अपना लिखित कथन दाखिल आप करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है, और जो प्रश्नावली आपके सामने आती है उसको प्रिपेयर करने में आप जो न्यायालय है वो लोक अभियोजक की हेल्प भी ले सकता है और डिफेंस काउंसिल की हेल्प भी ले सकता है। ये उपधारा 5 में बताया गया है जी। इज दैट क्लियर? परशुराम पांडे बनाम बिहार राज्य का केस है, AIR 2004, सुप्रीम कोर्ट है भैया, नोट कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। परशुराम पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 2004, सुप्रीम कोर्ट 5068, इसकी साइटेशन है। इसमें कहा गया है कि द ड्यूटी कास्ट ऑन द कोर्ट अंडर दिस सेक्शन कैन नॉट बी टेकन लाइटली because it is imperative on the court to record the statement or accused person so as to give opportunity to the accused person to explain any incriminating circumstances proved by prosecution। ये कह रहा है कि इस धारा के अधीन न्यायालय पे जो आरोपित कर्तव्य है वो हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि न्यायालय कर्तव्यबद्ध है कि वह अभियुक्त व्यक्तियों के बयान को लेखबद्ध करे ताकि अभियुक्त व्यक्तियों को अवसर प्रदान किया जा सके कि वह अभियोजन द्वारा साबित की गई अपराध में उसे फंसाने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट कर सके। एक तरह से उसको सुनवाई का अवसर दिया जा रहा है, भाई तू भी अपनी बात रख। पूरे प्रोसिक्यूशन में हमने किसको सुना? पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से उसके खिलाफ बातें सुनी, सारी एक्यूज के खिलाफ बातें सुनी। उस बेचारे को तो मुंह खोलने का मौका 313 में मिलता है जो एक्यूज है।
हाँ, बिल्कुल। तो वो अपनी बात को अच्छे से स्वतंत्रता पूर्वक रख सके, इसलिए 313 को अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलना चाहिए। और 313 भले ही ऑन ओथ ना हो, लेकिन न्यायालय जब निर्णय करता है तो 313 में आई हुई सुसंगत बातों को बिल्कुल लिखता है, जो लगता है उसको कि हाँ। ये तो सर दुधारी तलवार बोलते हैं इसको। हाँ, बिल्कुल। इज दैट क्लियर? जी सर, और भी 3 केस है सर इसमें जो बड़े। जी जी, बता दीजिए आप भी कोई केस। एक के अनबजगंज बनाम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 2004 जी, का है। नोट कर लीजिए, सभी साथी नोट कर इस लीजिए। मामले में नोट्स में है सर, ये नोट्स में ही है जी, डायरेक्ट में। और नवल किशोर बनाम स्टेट ऑफ बिहार, सभी के पास में वो डायरेक्ट नहीं होता है। हाँ, कई बार बेरेक्ट में कुछ डिफरेंट केस लो आते हैं। मेरे पास कुछ केस लो हैं वो डिफरेंट हैं। किसी दूसरी कंपनी का बेरेक्ट होगा तो उसमें कुछ डिफरेंट केस लो मिल सकता है किसी पॉइंट ऑफ, है ना। तो मेरे पास जो दूसरा केस लो है उत्तर प्रदेश बनाम लक्ष्मी, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी करके केस है, 1998 का है, CRLJ 1411 सुप्रीम कोर्ट का केस है। अगर आपके पास नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिए। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस लक्ष्मी। इसमें कहा गया है कि एडमिशन मेड बाय एन एक्यूज रिगार्डिंग एनी इनक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस अपीयरिंग इन एविडेंस against him should not be ignored merely on the ground that such admissions have been advanced as a defense strategy। ये कह रहा कि अभियुक्त द्वारा साक्ष्य में उसके विरुद्ध प्रकट होने वाली फंसाने वाली परिस्थितियों के संबंध में की गई संस्वीकृति को केवल इस आधार पर अनवेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि ऐसी संस्वीकृता बचाव की रणनीति के रूप में की गई है। ठीक है, चलिए 313 आपकी समाप्त होती है। अगली धारा जो है, अगली धारा है 314। 314 कह रही है ऑरल आर्गूमेंट्स एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्गूमेंट्स। अब बहस पे बात आ गई। ठीक है, बहस कह रही है कि एनी पार्टी टू अ प्रोसीडिंग में एज सुन एज मे बी आफ्टर द क्लोज ऑफ हिज एविडेंस एड्रेस concise oral arguments and may before the concludes the oral arguments if any submit a memorandum to the court setting forth concisely and under distinct headings the arguments in support of his case and every such memorandum shall form part of the record। 314 का उपधारा एक ये कह रहा है भाई कि अब मामला जो है 313 के बाद, मान लीजिए डिफेंस ने अपनी कोई गवाही नहीं दी। डिफेंस यदि अपनी कोई गवाही देना चाहेगा तो डिफेंस की गवाही भी रिकॉर्ड की जाएगी, उसकी सफाई भी लिखी जाएगी। फिर मामला जाएगा 314 में। 314 बात करता है मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन। तो 314 कह रहा कि कार्रवाई का कोई पक्षकार, यानी कि कोई पक्षकार का मतलब क्या है कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों में अपने साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात यथाशक्य शीघ्र संक्षिप्त मौखिक बहस कर सकता है और अपनी मौखिक बहस यदि कोई हो पूरी करने के पूर्व न्यायालय को एक ज्ञापन दे सकता है जिसमें उसके पक्ष के समर्थन में तर्क संक्षेप में और सुभिन्न शीर्षकों में दिए जाएंगे और ऐसा प्रत्येक ज्ञापन अभिलेख का भाग होगा, पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड होगा। उसको आप ऐसे ही रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक देंगे। अगर कोई पक्षकार लिखित बहस ला रहा है रिकॉर्ड पे तो वो क्या होगा, पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड होगा। उपधारा 2 कहती है कि ए कॉपी ऑफ एवरी सच मेमोरेंडम शैल बी साइमल्टेनियसली फर्निश्ड टू द अपोजिट पार्टी। तो ये कह रहा है कि जो भी पार्टी ऐसा मेमोरेंडम दाखिल करेगी वो पार्टी अपने अपोजिट पार्टी को उसकी प्रति उपलब्ध जरूर कराएगी, उपधारा 2 कह रही है। ठीक है, शैल बी है, शैल बी का मतलब है कि वो मैंडेटरी है, उसे आप ओवरसाइट नहीं कर सकते। कार्रवाई ऐसे प्रत्येक ज्ञापन की एक प्रतिलिपि उसी समय विरोधी पक्षकार को दी जाएगी। ठीक, उपधारा 3 कह रही है नो एडजर्नमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग शैल बी ग्रांटेड फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग द रिटन आर्गुमेंट्स अनलेस द कोर्ट फॉर रीजंस ऑफ रिकॉर्डेड इन राइटिंग कंसिडर्स इट नेसेसरी टू ग्रांट सच एडजर्नमेंट। और कह रहा कि कोई भी न्यायालय कार्रवाई का कोई स्थगन केवल इसलिए नहीं दिया जाएगा कि जी हमें लिखित बहस दाखिल करनी है,
लिखित बहस आपको अपने जो आपकी मौखिक बहस है उसके साथ साथ या उससे पहले आप दाखिल कर दीजिए। केवल और केवल न्यायालय स्पेशल कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उन्हें लेखबद्ध करने के बाद ही आपको जो मेमोरेंडम दाखिल करने के लिए समय दे सकता है। अदरवाइज आपको सामान्य परिस्थितियों में न्यायालय की तरफ से ऐसा कोई समय मिलने नहीं जा रहा है। और 314 का उपधारा 4 कह रहा है भाई, कहता है कोर्ट में इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट द ऑरल आर्गूमेंट्स आर नॉट कंसाइज और रिलेवेंट रेगुलेट सच आर्गूमेंट्स। और यदि न्यायालय की राय है कि मौखिक बहस संक्षिप्त या सुसंगत नहीं है तो वह ऐसी बहसों को विनियमित कर सकता है। इसे क्या समझे भैया आप? उपधारा 4 314 की क्या कह रही है अमित? ये कहते सब जो आर्गुमेंट कर रहे हैं फाइनल आर्गुमेंट में, और उस आर्गुमेंट में अगर वो केस से रिलेटेड कोई आर्गुमेंट नहीं करते हैं, हाँ, जो कि केस इररिलेवेंट है ऐसा आर्गुमेंट करते हैं, मतलब आप अगर कोई शॉर्ट में हाँ कंक्लूसिव नहीं देते हैं, तो कोर्ट को राइट है कि कोर्ट आपको टोक दे। फैक्ट की कोई बात नहीं हो रही है, हाँ, इसका कोई भी वैल्यूएबल ये नहीं। वो कहेंगे वकील साहब रिलेवेंट बात बताइए केस से, है ना। मान लीजिए केस कई बार तो सर ऐसा ही होता हाँ कई बार तो ऐसा भी होता है कि फाइल तो मैंने पढ़ लिया, आप अपना मेन पॉइंट बता दीजिए, बाकी फाइल मैंने देख भी ली है। हाँ हाँ। और हमारे यहाँ तो एक जज साहब थे, वो ये कहते थे वकील साहब बहस करनी हो तो कर दियो, नहीं जजमेंट मैंने लिखा रखा पढ़ लियो आगे। ये बिल्कुल गलत है सर, ऐसा बोलना उनका, लेकिन वो ये बोल जाते हैं वो। हाँ, कह ले भाई जो तुम्हें अपनी बात रखनी है वो रख दियो, बाकी सब कुछ तैयार है। ऐसा होता भी था। एफटीसी कोर्ट के सामने ऐसे ऐसे मसले आए भाई। एफटीसी कोर्ट में इतना बर्डन था शुरुआती तौर पे कि एफटीसी कोर्ट में इनको कोटा देना भारी हो गया था न्यायालयों को। तो ऐसी घास कटाई हुई एफटीसी कोर्ट में फिर कि पूछो मत, है ना। तो रेगुलेट का मतलब यही है कि न्यायालय को ये पावर है कि न्यायालय आपसे बहस जब सुन रहा है तो न्यायालय आपको ये टोक सकता है कि भाई आप जो है रिलेवेंट बात कीजिए, केस से सुसंगत बातों को रखिए। यहाँ मान लीजिए केस तो चल रहा है सहारनपुर से दिल्ली का रास्ता बताने के लिए बहस होनी है उस पर, और अब सहारनपुर से देहरादून का रास्ता की बहस शुरू कर दें तो कोर्ट रोक देगा ना हमें। तो ये रेगुलेट का मतलब ये है। चलिए अगला सेक्शन है 315। 315 कह रहा है एक्यूज्ड पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस। ये बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है भाई, ध्यान रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए कि भाई जो अभियुक्त है वो सक्षम साक्षी हो सकता है, ये किस धारा में बताया गया है। इसको कैसे भी घुमा के सवाल बनाया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 315 जो है वो ये बात बताता है कि अभियुक्त व्यक्ति जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस भी है। केवल मात्र उसके एक्यूज हो जाने के कारण उसकी कॉम्पिटेंसी एज ए विटनेस को चैलेंज नहीं किया जा सकता। 315 उसको ये अधिकार प्रदान करती है कि आप अपने आप को बतौर गवाह भी प्रस्तुत कर सकते हैं। देखते हैं क्या कहती है धारा। ये कह रही है कि एनी पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस बिफोर अ criminal court shall be a competent witness for the defense and may give evidence on oath in disproof of the charge made against him or any person charged together with him at the same trial। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए किसी दंड न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा और अपने विरुद्ध या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को ना साबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? कल्पना? नो सर। जी सर। कल्पना समझ में आ रहा है?
बड़े धीरे से बोले। हाँ जी जी। अब इसका प्रोविजो देखते हैं। प्रोविजो क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड दैट ए ही शैल नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस एक्सेप्ट ऑन हिज ओन रिक्वेस्ट इन राइटिंग। तो उसको साक्षी के तौर पर बुलाए जाने की शर्त यह है कि उसको अपने आप को बतौर साक्षी प्रस्तुत करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष एक प्रार्थना पत्र मूव करना पड़ेगा। वह स्वयं अपनी लिखित प्रार्थना के बिना साक्षी के रूप में न बुलाया जाएगा। ये कह रहा है परंतुक का वर्जन, का भाग, और खा भाग बी पार्ट कह रहा है इसका प्रोविजो का। हिज फेलियर टू गिव एविडेंस शैल नॉट बी मेड द सब्जेक्ट ऑफ एनी कमेंट बाय एनी ऑफ द पार्टीज और द कोर्ट और गिव राइज टू एनी प्रजम्पशन अगेंस्ट हिमसेल्फ और एनी पर्सन चार्ज टुगेदर विद हिम एट द सेम ट्रायल। और उसका कहना यह है कि उसका स्वयं साक्ष्य न देना पक्षकारों में से किसी के द्वारा या न्यायालय द्वारा किसी टीका टिप्पणी का विषय न बनाया जाएगा, न उसके या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई उपधारणा ही की जाएगी। तो यदि कोई अपने आप को बतौर साक्षी प्रस्तुत करके अपना साक्ष्य नहीं लिखवा रहा है तो उसको बतौर साक्षी ना आ जाने के कारण उसके खिलाफ कोई प्रिजम्पशन स्टैंड नहीं करेगी और ना उस पर कोई टीका टिप्पणी करेगी न्यायालय या कोई भी पक्षकार कि देखिए सर इतना इतना ये साफ सुथरा था तो इसने अपने आप को बतौर साक्षी प्रस्तुत क्यों नहीं किया। तो बतौर साक्षी प्रस्तुत ना किया जाना आपके खिलाफ ना तो किसी उपधारणा को जन्म देता है और ना ही आपके विरुद्ध किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करने का अधिकार ही दूसरे पक्ष को देता है। मुगल आजम क्लियर है भाई? बिल्कुल सर, 30 तारीख को ये एप्लीकेशन मूव करनी है मुझे 138 केस में। वेरी गुड वेरी गुड। तो काम आ गया आपके। अरे मुगल आजम तो भाई, इंतजार में था। मुगल आजम तो हमारे जो है क्लास में एक आपने बड़े अच्छे नगीने दिए हैं हमें, बहुत बढ़िया इनके कंसेप्ट हैं और बड़ी क्लास में इनकी जो क्वेरीज आती हैं उससे काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होते हैं हमारे भी और क्लास मेंबर्स के भी जी। उपधारा 2 कहती है भाई एनी पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड इन एनी क्रिमिनल कोर्ट अंडर सेक्शन 98 और 107 और सेक्शन 108 और सेक्शन 109 और सेक्शन 1110 और अंडर चैप्टर 9th और अंडर पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी ऑफ चैप्टर 10 मे ऑफर हिमसेल्फ एज ए विटनेस इन सच प्रोसीडिंग्स। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी दंड न्यायालय में धारा 98, धारा 107, धारा 108, धारा 109, 110 के अधीन या अध्याय 9 के अधीन या अध्याय 10 के भाग ख भाग घ के अधीन कार्रवाई संस्थित की जाती है तो ऐसी कार्रवाई में अपने आप को साक्षी के रूप में पेश कर सकता है। परंतु भी इसका कुछ कह रहा है। परंतु कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट इन प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 108, सेक्शन 109 और सेक्शन 110 द फेलियर ऑफ सच पर्सन टू गिव एविडेंस शैल नॉट बी मेड द सब्जेक्ट एनी कमेंट। वही बात आ रही है जो पीछे पढ़ के आए हैं कि यदि उसमें उसने अपने 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 आप को साक्षी के तौर पे प्रस्तुत नहीं किया है तो फिर वही है कि किसी पक्षकार को उसके विरुद्ध कोई टीका टिप्पणी करने का राइट नहीं मिलेगा और ना ही उसके खिलाफ कोई प्रजम्पशन ही स्टैंड करेगी। ये बहुत साफ सुथरी बात बताई जा रही है कि अगर आप अपने आप को साक्षी के तौर पर प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कोई पहाड़ टूटने वाला नहीं है कि भाई आपको संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा या आपके दूसरा पार्टी आपके ऊपर टीका टिप्पणी करे, तानाकसी करे कि भाई इसने अपनी गवाही में तो कुछ बोला ही नहीं, अपनी सफाई में तो कुछ कहा ही नहीं इसने, ठीक है। और ना ही आपके खिलाफ कोई उपधारणा ही विकसित की हो जाएगी इस बात से। क्लियर है भाई? जी। अब अगली धारा है 316। ये कह रहा है नो इन्फ्लुएंस टू बी यूज टू इंड्यूस डिस्क्लोजर। प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी असर का काम में ना लाया जाना। ये कह रहा है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 306 एंड 307 नो इन्फ्लुएंस बाय मीन्स ऑफ एनी प्रॉमिस और थ्रेट और अदरवाइज शैल बी यूज टू एन एक्यूज पर्सन टू इंड्यूस हिम टू डिस्क्लोज और विदहोल्ड एनी मैटर विद इन हिज नॉलेज। 316 कह रहा है कि धारा 306 और धारा 307 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय किसी वचन या धमकी द्वारा अन्यथा कोई असर अभियुक्त व्यक्ति पर इस उद्देश्य से नहीं डाला जाएगा
कि उसे अपनी जानकारी की किसी बात को प्रकट करने या न करने के लिए उत्प्रेरित किया जाए। धारा 306 और 307 में क्या पढ़ के आए हैं हम, कल्पना? सर 306 में सह अभियुक्त को क्षमादान है। हाँ, और 307 में उसकी शक्ति बताइए। हाँ, तो वो यही बता रहा है। 316 ये कह रहा है कि केवल 306 और 307 तो है एक्सेप्टेड, उनको तो एक्सेप्ट किया गया है यहाँ, ठीक है ना। उनको छोड़कर उसके अलावा आप किसी अभियुक्त के ऊपर कोई प्रेशर, किसी प्रकार का कोई धमकी, कोई दबाव, कोई वचन इस प्रकार का नहीं उस पर डालेंगे कि भाई वो अपना कोई डिस्क्लोजर ऐसा कर दे जो उसके खिलाफ पढ़ा जाए, उसकी जानकारी, ठीक है ना, उसको प्रकट करने या ना करने के लिए उत्प्रेरित ना किया जाएगा। कुछ बात वो बताना चाह रहा है तो उसे बताने से भी नहीं रोका जाएगा कोई धमकी देके, और कोई वो बात नहीं बताना चाह रहा है तो उसको बताने के लिए भी इंड्यूस नहीं किया जाएगा। 316 क्लियर है भाई? यस सर। जी सर। चलिए, 317 कह रहा है प्रोविजंस फॉर इंक्वायरीज एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन सर्टेन केसेस। कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध जो है, ऐसी बात हम कहाँ और पढ़ के आए हैं जहां उसकी अनुपस्थिति में बयान लिए जाते हैं, उसकी उपस्थिति में कार्रवाई चलाई जाती है? 205 205 तो एक व्यवस्था ये है कि उसने खुद हाजिरी माफ़ी दी है, अपने आप को एग्जेम्प्टेड कराया है। उसके अलावा 299 में हम पढ़ के आए हैं सर, वो वहां पे जहाँ प्रोक्लेम्ड है। हाँ, प्रोक्लेम्ड हो गया, एब्सकॉन्ड हो गया, भाग गया, है ना। तो 317 भी ऐसी कुछ बात कर रहा है जहां इंक्वायरी जो ट्रायल जो है वो एब्सेंस में किया जाएगा एक्यूज की। यहाँ क्या बात बताई जाती है उसको देखते हैं। 317 का उपधारा ये कह रहा है कि एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी और ट्रायल अंडर दिस कोड इफ द जज और मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड for reasons to be recorded that the personal attendance of the accused before the court is not necessary in the interest of justice, or that the accused persistently disturbs the proceedings in court, the judge or magistrate may, if the accused is represented by a pleader, dispense with the attendance and proceed with such inquiry or trial in his absence, and may at any subsequent stage of the proceedings direct the personal attendance of such accused। तो 317 में ये कहा गया है कि इस संहिता के अधीन जांच या विचारण के किसी प्रकरण में यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे ये समाधान हो जाता है कि न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की व्यक्ति का हाजिरी न्याय के हित में आवश्यक नहीं है या अभियुक्त न्यायालय की कार्रवाई में बार बार विघ्न डालता है, तो ऐसे अभियुक्त का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा किए जाने की दशा में वह न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से उसे अभिमुक्त दे सकता है और उसकी अनुपस्थिति में ऐसी जांच या विचारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है और कार्रवाई के किसी पश्चातवर्ती प्रकरण में ऐसे अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी का निर्देश दे सकता है। तो यहाँ स्थिति ये है कि इसमें न्यायालय को ये लग रहा है कि भाई इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो है इस व्यक्ति का यहाँ इस ट्रायल में होना इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि ये न्यायालय की कार्रवाई में बार बार विघ्न डाल रहा है, डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में 317 के पार्ट फर्स्ट में वैसे एक्यूज को यदि वो प्लीडर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा हो तो उसे कहेंगे कि बाबा तू अपने घर बैठ, तेरा प्लीडर तुझे यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ कोर्ट की कार्रवाई को बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो वैसी अवस्था में उसको कार्रवाई से उसकी उपस्थिति से अभिमुक्ति दे देगा। और ये नहीं कि उसने परमानेंटली दे दिया, जब उसको उचित लगे वो उसको दोबारा आहूत कर लेगा कि अब आ जा तू, तेरी उपस्थिति में अब कार्रवाई दोबारा चलाएंगे, अगला हिस्सा जो उसका होगा। ठीक है भाई। हाँ सर इसमें एक क्वेरी है, जैसे 205 में तो हमें एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है हाँ, माफी की। हाँ, ये ठीक है, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड कि इसलिए बंदा नहीं आ रहा है, तो इसमें तो ये कोर्ट की खुद की डिस्क्रिप्शन है। हाँ, यहाँ तो कोर्ट को देखना है भाई। कोर्ट को देखिए, कोर्ट को संचालित करने के लिए वहाँ बॉस ऑफ द कोर्ट कौन है? पीओ है ना। पीओ को देखना है कि कोर्ट की प्रक्रिया में अगर कोई एक्यूज विघ्न डाल रहा है, डिस्टर्बेंस कर रहा है, मान लीजिए कोई गवाह को घूर के देख रहा है, इस तरीके से देख रहा है कि गवाह डरा हुआ है उससे, तो ये विघ्न डालना ही हुआ ना। तो ऐसी अवस्था में 317 का जो राइट है कोर्ट को, वो उसका प्रयोग करते हुए उसको कोर्ट से बाहर कर देगा कि आप जाइए। सर मैंने एक सवाल ये देखा था, हाँ
किसी भी नोटबुक में मतलब ये पूछा हुआ है सवाल जी कि जो आपको हाजिरी माफी जो मिलती है उसमें 205 भी था, 317 भी था। तो ये दोनों सवाल ठीक ओके, मतलब दोनों सवाल को ठीक माना गया था जो देखा था। अच्छा, नहीं वैसे तो इसमें सिर्फ मुझे ये कंफ्यूजन था कि इसमें एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, ये कोर्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन है, ये उसमें हमें एप्लीकेशन नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि वहाँ तो हम मतलब इन बिटवीन इतना डिफरेंस है। वहाँ तो सही माने में उसका 205 ही सही जवाब है हाजिरी माफी का। तो 317 तो आपको लतिया के बाहर किया जा रहा है कोर्ट से। हाँ, मतलब कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि हाँ एप्लीकेशन हमें मूव करने की जरूरत नहीं है। ना ना भाई, आप बेगानी मतलब उसमें किसी के घर में जाके वहाँ कोई न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं तो फिर जी वो एप्लीकेशन थोड़ी मांगेगा घर का मालिक आपसे बाहर करने के लिए। वो तो डंडा मार के वो भगाएगा पिछवाड़े पे एक आपको। लात मारेगा, बोले तू निकल ले बेटा यहाँ से। इट मींस दैट इज 317। बस आपकी उपस्थिति में खतरा। जी, उपधारा 2 कह रही है कि इफ द एक्यूज्ड in any such case is not represented by a pleader or if the judge or magistrate considers his personal attendance necessary, he may, if he thinks fit and for reasons to be recorded by him, either adjourn such inquiry or trial or order that the case of such accused be taken up or tried separately। ये कह रहा कि यदि किसी ऐसे मामले में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा नहीं किया जा रहा है अथवा यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि अभियुक्त की वैयक्तिक हाजिरी आवश्यक है, तो यदि वह ठीक समझे तो उन कारणों से जो उसके द्वारा लिखबद्ध किए जाएंगे वह या तो ऐसी जांच या विचारण स्थगित कर सकता है या आदेश दे सकता है कि ऐसे अभियुक्त का मामला अलग से लिया जाए या विचारित किया जाए। मतलब उसकी फाइल को भी आप अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इस प्रकार के न्यूसेंस एक्यूज मतलब जॉइंटली किसी का ट्रायल चल रहा है और उनमें से बाकी लोग शराफत से ट्रायल फेस कर रहे हैं, एक बंदा डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस एक बंदे को यदि वो प्लीडर द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है तो धारा 2 ये कहती है कि उसके मामले को आप स्थगित कर सकते हैं और या फिर उसकी फाइल को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। और 318 कह रहा है प्रोसीजर वेयर एक्यूज डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोसीडिंग्स, प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्रवाई नहीं समझता है। 318 बात कर रहा है। अब कार्रवाई ना समझने का क्या रीजन है वो देख लेते हैं, क्या क्या रीजन है। ये कह रहा है इफ द एक्यूज दो नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट बी मेड टू अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग्स द कोर्ट में प्रोसीड विद द इंक्वायरी और ट्रायल एंड इन द केस ऑफ द कोर्ट अदर देन अ हाई कोर्ट इफ सच प्रोसीडिंग्स रिजल्ट इन ए कन्विक्शन द प्रोसीडिंग्स शैल बी फॉरवर्डेड टू द हाई कोर्ट with a report of the circumstances of the case and the High Court shall pass thereon such order as it thinks fit। 318 कह रहा है कि यदि अभियुक्त विकृत चित्त न होने पर भी ऐसा है कि उसे कार्रवाई समझाई नहीं जा सकती। ऐसा कब होता है भाई? विकृत चित्त नहीं है लेकिन हो सकता है कोई, क्या रीजन हो सकते हैं फिर भाई? लैंग्वेज का रीजन हो तो उसका तो इंटरप्रेटर व्यवस्था हो जाती है। पैरालाइज हो गया हो सर, या कोमा में चला गया हो कहीं और मेडिकली। हाँ तो कुछ भी रीजन हो सकते हैं लेकिन वो कार्रवाई नहीं समझाई जा रही है। तो ये 318 कह रही है कि यदि अभियुक्त विकृत चित्त न होने पर भी ऐसा है कि उसे कार्रवाई समझाई नहीं जा सकती तो न्यायालय जांच या विचारण में अग्रसर हो सकता है और उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय की दशा में यदि ऐसी कार्रवाई का परिणाम दोष सिद्ध है तो कार्रवाई को मामले की परिस्थितियों की रिपोर्ट के साथ उच्च न्यायालय भेज दिया जाएगा और उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश देगा जैसा वह ठीक समझे। तो ये पुलिंदा बनाएगा, अपनी रिपोर्ट लगाएगा और रिपोर्ट लगा के उसको भेज देगा हाई कोर्ट कि भाई हाई कोर्ट इस पर जो है उचित निर्णय दे, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ इसको। ये विकृत चित्त तो नहीं है पर कई लोग मूढ़ बुद्धि भी होते हैं, वो विकृत चित्त ना होने की दशा से दूसरी दशा होती है। तो फिर हाई कोर्ट ऐसा सर वैसा एक्सेप्शनल होता है। हाँ, जैसे किसी बंदे की याददाश्त बीच बीच में छोड़ जाती है, फिर आ जाती है, फिर छोड़ बिल्कुल जाती है, फिर आ जाती है। बिल्कुल ऐसा क्योंकि अगर मान लो कोई अगर पैरालाइज हो जाता है तो वो अनसाउंड माइंड में आ जाता है। जी जी जी। चलिए मित्रों, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। आप सभी को गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, शब्बा खैर, गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।